नमस्कार, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। पूरा एक दिन बीत गया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की दीवार से कहा, अगले साल फिर आऊंगा। देश के प्रधानमंत्री पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए, यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उन्होंने नतीजे बता दिए। उनके इस बयान के बाद अब अपोजिशन ने पलटवार किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, इनका बयान आया कि जरूर आप फहराएंगे तिरंगा, लेकिन लाल किले पर नहीं, अपने घर पर। इसके बाद से अब कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरफ है, यानी एनडीए, उनके पास 38 पार्टियों का अलायंस है, और दूसरी तरफ इंडिया, जिनके पास 26 पार्टियों का अलायंस है। लेकिन एनडीए के पास राहत इस बात को लेकर है कि उनके पास एक ऐसा चेहरा है जो दावेदारी के लिए है, लेकिन इंडिया तो अभी अपना लीडर भी नहीं चुन पा रहा। कभी शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ममता बनर्जी को हम पीएम देखते हैं, तो आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कहा कि अब अगला पीएम जो है वो बिहार का होना चाहिए, और कांग्रेस कहती है देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल जैसा हो। यानी अब तक तो मोदी के अपोजिट राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, इन सबको देखा जा रहा था। लेकिन कल हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पक्ष विपक्ष में थर्ड फ्रंट की खबरों को पुख्ता कर दिया। यानी उन्होंने तेलंगाना के सीएम केसीआर में मोदी को हराने की ताकत है, इस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री बनने के तगड़े और काबिल दावेदार हैं। इन सब के बीच क्या रहेंगे हालात, क्या होंगे मुद्दे, इन सब की करेंगे चर्चा बेबाक मुंसिफ में। आज स्टूडियो में इस टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से जनाब हनीफ अली साहब। आप सब इनसे वाकिफ होंगे। शहर हैदराबाद में पसमानदा तबकात के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हमेशा आप अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, सही तरीके से अपनी पार्टी का मौकफ रखने की सलाहियत रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा इस खास प्रोग्राम बेबाक मुंसिफ में। बहुत बहुत स्वागत है, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में मुकेश चंदा साहब भी कुछ देर में शामिल होंगे। आप भारत राष्ट्र समिति से प्रवक्ता हैं, नौजवान लीडर हैं, अपनी बात को रखने में आपका भी जो अंदाज है वो काफी अच्छा है। अरशद शेख, सिटी कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त आप दिल्ली में हैं, लेकिन वर्चुअली आप हमारी इस चर्चा में जुड़े हैं। बेबाक मुंसिफ में अरशद साहब, आपका भी बेहद स्वागत है। सबसे पहले कॉमन सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, 2024 लोकसभा चुनाव की आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या वो मुद्दे रहेंगे, क्या असल में भारत देश के मुद्दे हैं इस 2024 के चुनाव को देखते हुए? इस पर आप अपनी टिप्पणी रखिए। भारत देश के मुद्दे मतलब देश के क्या मुद्दे हैं? चुनाव के मुद्दे अलग हो जाते हैं, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन असल में देश के क्या मुद्दे, देश क्या चाहता है, किस तरह की हुकूमत हो? देखिए, अब देश आज यानी करीब 35 साल पहले जी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आती थी। बिल्कुल। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी को यानी 282 सीट्स आए स्पष्ट बहुमत के साथ। एनडीए तो था, लेकिन सिर्फ बीजेपी को भी, सिंगल बीजेपी को 282 सीट आए, 282 सीट आए जी। उसके बाद भी महागठबंधन बना, मोदी वर्सेस महागठबंधन। तो 2019 का तो आप चुनाव देख ही चुके हैं। तमाम टीवी चैनल्स, तमाम जो सर्वे बताए हैं, वो सर्वे में यानी यूपीए को आगे बढ़ोतरी बताए हैं और एनडीए को कम बताया गया जी। लेकिन 2019 का भी चुनाव जो हुआ 282 से 303 पे चले गए जी। 303 सीटों पर आप पहुंच गए, जरूर इसमें इजाफा हुआ था। देखिए, ऐसा है, देखिए आप, आज देश और देशवासी जी, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि एक मुस्तहकम, एक मजबूत हुकूमत, मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत, और वो हुकूमत जो देश का भी ख्याल रखे, देशवासियों का भी ख्याल रखे, और विदेश की जो नीति है देश के साथ, उसमें भी एक बढ़ावा मिले। तो 2014 का भी आप देख चुके हैं, विदेश में यानी हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, उनका क्या हिसाब रहता था। लेकिन 2014 के बाद भी आप देखे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का खत यानी देश के और जो देश हैं, अमेरिका हो या जो भी हो, यूरोपीय कंट्रीज़ है, बहुत बड़ा खत हुआ है। देखिए, अब काम जो है वो बोलता है।
और 2014 का चुनाव हम विकास के मुद्दे पे लड़े। जी। हमारा जो मुद्दा था विकास का मुद्दा था। फिर 2019 भी विकास का मुद्दा था और आने वाला जो 2024 होगा वो भी विकास का मुद्दा होगा। देखिए, अब देश में सबको लेके चलना बिल्कुल से ये हमारा मुद्दा है और देशवासियों का भला होना वो हमारा मुद्दा है। ये महागठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी। यानी जैसा मोदी जी ने यानी स्पष्ट कर दिया कि 2014 में 2024 में भी वही तिरंगा लहराएंगे, तो वो घर पे नहीं लहराएंगे, लाल किले पे लहराएंगे। क्योंकि देखिए, अब महागठबंधन कुछ करने वाला नहीं है। यानी देश का विकास इतने वर्षों में क्यों नहीं हुआ, मेरा सवाल है। जी। मुझे याद है 1998 में जो नेशनल हाईवेज थे सिर्फ 936 किलोमीटर्स बने हुए थे। 936 किलोमीटर्स, यानी यूँ समझिए कि साल को 11 किलोमीटर का एवरेज था। जी। अटल जी की सरकार आई, 24,000 किलोमीटर का काम चालू हुआ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो पर डे 11 किलोमीटर का एवरेज आया। फिर कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल रही, वो एवरेज क्या 11 किलोमीटर से बढ़ना चाहिए था, घट के 2 किलोमीटर पर डे हुआ। लेकिन आज 28 किलोमीटर पर डे है हमारा एवरेज। तो देखिए, अब देश विकास चाहता है और देश की उन्नति चाहता है। 2024 में आप विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के सामने बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल, और यही आपका असल मौजू और असल बिल्कुल मुद्दा वही रहने रहेगा, वाला है। वही रहेगा जी। अरशद साहब के पास चलते हैं। अरशद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, 2024 के जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, इन चुनावों को लेकर देश के क्या मुद्दे हैं और आपका जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अरशद साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा। जी अरशद साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी। 2024 में इंडिया अलायंस के क्या मुद्दे हैं और देश क्या चाहता है, ये सवाल मेरा आपसे। इंडिया अलायंस का अहम मुद्दा ये है जी। कि इस मुल्क को जो है ना, मुल्क में जो अफरा तफरी मची हुई है, जी। मुल्क के अंदर जो झूठ का सिलसिला चल रहा है, मुल्क के अंदर जो नफरत का सिलसिला चल रहा है, उसको रोककर एक आम आदमी को, एक जो है ना मुल्क के हर बाशिंदे को जो है ना सही रास्ते पे चलाना, मुल्क का हर वो चीज का जो है ना सही इस्तेफादा कराना, और जो है ना जो गलत रास्ते पे हिंदुस्तान की आज जो जनता को, जो आवाम को गुमराह किया जा रहा है, उसको सही राह पे ये आवाम को दिखाना और आवाम को जो है ना नफरत से हटा के मोहब्बत की तरफ लेके जाना। और खास करके पार्लियामेंट जैसे हाउस के अंदर जी। हिंदुस्तान के बड़े जो कायदीन है, वो जो झूठ बोल रहे पार्लियामेंट के अंदर ठहर के, वो झूठ को जो है ना खत्म करके इस मुल्क को सच्चाई के रास्ते पे लेके जाना इंडिया अलायंस का एक अहम जो है ना एक मुद्दा है, एक जो है ना एक कोशिश है। और ये कोशिश में इंडिया अलायंस बराबर जो है ना कामयाब होता और इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। जी देखिए, बेबाक मुंसिफ देश का प्रवक्ता, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, चाहे इंडिया हो या एनडीए, मोदी सरकार हो या मनमोहन सरकार हो, मुद्दे हमेशा से इस देश में वही रहे हैं। यानी गरीबी की बात कर लो, आप महंगाई की बात कर लो, एजुकेशन, हेल्थ, दावे सबने बड़े बड़े किए। चाहे मनमोहन सरकार की हम बात करें, चाहे मोदी सरकार की बात करें, योजनाएं सबने शुरू की, बड़े 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 दावों के साथ योजनाएं शुरू हुई, लेकिन योजनाओं को अंजाम तक कोई भी सरकार नहीं पहुंचा सकी। चाहे मैं इंडिया अलायंस से पहले जब आप यूपीए थे तब की बात करूं या फिलहाल एनडीए की बात करूं, अब आप पर इन वादों पर आखिर जनता किस तरीके से भरोसा कर पाएगी? क्या कुछ नया करने वाले हैं आप अरशद साहब? देखिए मैं वाज़े तौर पे आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं जी। हम और आप जो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं जी, इंडिया के अंदर उसकी इजाद किसकी है? आप वहां स्टूडियो में हैदराबाद में जो एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, ये जो टेक्नोलॉजी का इजाद किसने किया? आपके जितने हिंदुस्तान में एयरपोर्ट का इजाद किसने किया? पानी का हर वो चीज का हर वो सोर्स जो है ना कांग्रेस पार्टी की देन है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान के हाथ में कुछ नहीं था। दुनिया के जो है ना इंडस्ट्रीज
और दुनिया में 5वें नंबर पे आने वाली जो आर्मी है उसकी देन है, नेवी है। आप जी। कौन सा भी सेक्टर ले लो, कौन सा भी सेगमेंट ले लो, जीडीपी रेट कहां था कांग्रेस और यूपीए सरकार में? जीडीपी कहां था और आज जीडीपी कहां है? और आज आप कोई भी चीज की बात करें तो आपको जो है ना, या तो आपको सीधा सीधा जो है ना आप पाकिस्तान जाओ बोलते हैं, या नहीं फिर ये अजीबोगरीब कैफियत है आज हिंदुस्तान में। देखिए, आजादी के बाद भी महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब मुद्दे थे और ये आज भी इस देश में। आज हम 70-75 साल मुद्दे तो आजादी के हमने 77 साल बिल्कुल पूरे कर सही लिए, है। लेकिन आजादी हेल्थ और के बाद- एजुकेशन आज भी मुद्दे हैं। आपके समय भी हुआ करते थे, अभी भी है, लेकिन अब आपके पास क्या वो नया हथियार है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो बीत गया उसकी बात नहीं करते हैं। देखिए- नया क्या कुछ करने वाले हैं आप? हाँ, पहले तो नफरत खत्म करने वाले हैं। जी। आज जो है ना, इस मुल्क को जो है ना कामयाबी के रास्ते पे लेके चलना है। आज देखिए, आप वहां पर तेलंगाना में बीआरएस है, सेंट्रल में बीजेपी है। आप बताइए, बीआरएस जी। ऐसा कौन सी बिल है जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करी? खुलेआम क्यों नहीं बोलते कि हम बीजेपी के साथ है? बीआरएस आप जो है ना फिर बयान दे देते भी के खिलाफ है, हम कहा है। ये नहीं हो सकता ना। अब रहा सवाल मुद्दा और इंडिया अलायंस क्या करती। देखिए, जीडीपी रोज जो खत्म हो गया उसको आगे बढ़ाने का काम इंडिया अलायंस करती। जो हिंदुस्तान के हर कोने में जो नफरत का माहौल है, वो नफरत का माहौल खत्म करना इंडिया अलायंस का एक अहम जो है ना उसका एक मुद्दा है। सुने आप, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो चाहे कुछ भी हो, डेवलपमेंट की बात, विकास की बात करने वाली ये जो अलायंस है ना, इंडिया अलायंस है। आपकी तरफ आते हैं हनीफ अली साहब। इन्होंने तो कहा हम तो देखिए जो बात वो ऐसी है कि नफरत के बाजार को बंद करने जाएंगे, मोहब्बत की दुकान खोल देंगे। ये इनका जो है मौकफ रहेगा इस चुनाव को लेकर के। लेकिन बात फिर से मैं वही करूंगा, देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी, महंगाई, आज़ादी के बाद भी यही मुद्दे थे। 77 साल हमने आज़ादी के पूरे कर लिए इस देश में, अब भी यही मुद्दे हैं। मैं बीच में वो कौन एक सी सेकंड हुकूमत के रहेगी? लिए जी, इनसे बात कर इंटरप्ट लेते कर रहा हैं, हूं। हनीफ अली साहब से बात कर लेते हैं, पहले इनसे इनका मौकफ जान लेते हैं। जी, अभी भी जी, देश जी। में यही मुद्दे हैं 77 साल के बाद भी। आखिर आवाम को कब राहत मिलेगी? हुकूमतें बदलती रहेंगी, लेकिन राहत कब मिलेगी, ये मेरा सवाल आपसे। ये सब पैदावार आज़ादी के बाद से जैसा बताया उन्होंने, जी ये पैदावार तो कांग्रेस की है। जी। नंबर एक, नफरत की जो बात है, नफरत का बाजार जो गर्म हुआ, ये किसकी देन है? यानी उत्तर प्रदेश, सारा हिंदुस्तान फिरके वाराना फसादात में झुलसा रहता था, सारे मुल्क में कर्फ्यू रहता था। ये किसके दौर में हुआ? तो नफरत तो यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद ख़त्म हुई, एनडीए हुकूमत आने के बाद ख़त्म हुई। आज कहाँ पर कर्फ्यू नज़र आ रहा है आपको? कहाँ पर फिरके वाराना फसादात हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं? कहीं नहीं हो रहे। मैं पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर का मुद्दा उठाया। देखिए, मणिपुर का जो मुद्दा है, वज़ीर आज़म जो है ना, देखिए हंसी मजाक में उड़ा दे रहे। देखिए मणिपुर के अंदर औरतों को लंगा करके जब लेके जाता देखिए, है, हरियाणा के अंदर, नू के अंदर लोगों को जो है ना आके एक तबका दूसरे तबका के इबादत गाह के ऊपर जाता है और इबादत गाह को डिस्टर्ब करता है। देखिए, सुनिए, जो बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, उनको वापस पुलिस उनको जुल्म करती है। देखिए, सुनिए, गुज़िश्ता 15 दिन से मैं यहाँ पूरा दौरा कर रहा हूँ। आज दिल्ली में बैठा हूँ। मैं तो दिल्ली में दौरा कर रहे हैं, आप हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। अरशद साहब, मणिपुर दंगे सिर्फ 2023 में नहीं हुए। आप जरा इतिहास में जरा पीछे जाइए। मणिपुर में दंगे पिछली आपकी सरकारों के समय में भी होते रहे। मुजफ्फरपुर दंगे हो चाहे गुजरात हो, हर आपके कार्यकाल में भी इस देश ने बहुत दंगे देखे। सबसे ज्यादा दंगे उसी में तो हुए हैं। आपने बताया आज कहाँ है दंगे? आज जी, आज कहाँ पर है दंगे भाई? आज दंगे कहाँ है? दंगे कहाँ हैं? कांग्रेस के पीरियड के दंगे कहाँ हैं? सही है, कांग्रेस के पीरियड में जितने दंगे हुए कहाँ पर हैं दंगे? वो बताइए आप। दंगे यानी देखिए आप, हनीफ अली साहब, आप इनका जवाब देते हैं। अरशद साहब, हनीफ अली साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि इनके कार्यकाल में दंगे नहीं होते, आपके वक्त में हुआ करते थे। ये इल्जाम इन्होंने लगाया आप पर कि आपके वक्त में हुआ करते थे। नहीं है, एक तरफा जुल्म है। कहाँ हो रहा एक तरफा जो है ना सीधा हमारे इबादत गाहों पे जाना, हमारे लोगों को मारना, फिर पुलिस आके हमको उठा के लेके जाना।
ये एक तरफा चल रहा है, बिल्कुल सही है। शायद और ये बुलडोजर का जमाना है, शायद दंगे का देखो आप जमाना नहीं उत्तर है। प्रदेश बात में सही है। पीएसी फोर्स आप वाकई में बनाए थे, नहीं विकास मालूम है हुआ, आपको? वाकई में आगे बढ़ी। देखिए ये उत्तर जैसे प्रदेश बोलिए में जी। लेकिन दो तरफा नहीं रहा, आजकल एक तरफा हो गया। एक तरफा कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। बेशक सही है। अरशद साहब का साफ तौर पर ये देखिए, आरोप रहा कि एक सुनिए, तरफा कार्रवाई हो रही है। नूह में जो 1200 घर गिराए गए वो सिर्फ मुसलमानों के सुनिए, थे, उनमें सुनिए। हिंदुओं के किसी घर को नुकसान नहीं शायद- पहुंचाया गया। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। मैं आपसे ये जानना आप चाहूंगा, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा आप आप हर घर देखिए। तिरंगा फहराइए, बिल्कुल। सेल्फी भी भेजिए। आप देखिए, जिनके मुसलमान 1200 घर टूट सबसे गए वो ज्यादा तिरंगा शहीद कहां हुआ। फहराएंगे? और वो एक तरफा कार्रवाई भी थी, उस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, सुनिए। अरशद साहब, हनीफ साहब का जवाब ले लेते हैं, आप रुकिएगा थोड़ी देर के लिए। मुसलमान सुनिए आप, ऐसा जी। है आज मुसलमान कि को जो है ना आप यानी देशद्रोही बोला जाता। अरशद भाई, सवाल आ गया आपका, हम पूछ रहे हैं हनीफ साहब से, इसी पर जवाब चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, नूह में भी 1200 घर जो जी, गिराए जी, गए वो बोलिए। सिर्फ मुसलमानों के देखिए गिराए आप, गए। सुनिए आप, जी। एक तरफा कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई है। जहां पर भी जहां जरूरत है वो कार्रवाई हुई है और कोर्ट का आदेश आने के बाद रोक दी भी गई है। तो देखिए आप, एक तरफा कार्रवाई अब हर जगह जहां भी बीजेपी काम करेगी वो जी। एक तरफा ही दिखेगी आपको। अब ये जैसा ये बता रहे हैं कि एक तरफा, तो इनको शायद पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक फोर्स बनी थी, पुलिस फोर्स, उसका नाम था पीएसी। मुसलमानों को काटना, ख़त्म करना, गारतगिरी करना, ये पीएसी फोर्स का काम था। तो पीएसी फोर्स में एक भी मुसलमान को भर्ती नहीं किया गया था, एक भी। रिकॉर्ड उठा के देखने दीजिए उनको। लेकिन एक भी मुसलमान को भर्ती नहीं किया गया था। ये पीएसी फोर्स किसने बनाया था? कांग्रेस ने। तो ये, क्योंकि उन्होंने ये जो है आज की जो बात कर रहे हैं, शायद इनको नहीं, आप बहुत पुराने वक्त में चले गए, वहाँ- फिलहाल वापस नहीं, नहीं, इसी वापस- वक्त वापस, पे आते हैं। देखिए आप- बिट्टू बजरंगी कल सुनिए। अरेस्ट जरूर हुआ, घर पे बुलडोजर नहीं चला अब तक, लेकिन 1200 जो घर गिराए गए नूह में वो सिर्फ मुसलमानों के थे। बिट्टू बजरंगी जो जिसने दंगे में अपना एक अहम किरदार निभाया, जिसने खुले तौर पर चैलेंज दिया कि मैं आ रहा हूं, स्वागत नहीं करोगे आप, उसका घर अभी भी कायम है। जो 1200 घर टूटे वो सिर्फ मुसलमानों के थे। तो सवाल यही है ना कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस पर जवाब चाह रहा था। कानून बराबर अपना काम करेगा, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो या कोई भी हो। देखिए, कानून संभालेंगे होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर यानी अनिल विज खुद ये बयान दे देते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो इलाज है। तो ये एक तरफा संदेश चला जाता है ना जनता के पास। तो देखिए आप, इलाज यानी जो भी कार्रवाई हो रही है जी, और जो भी समझो आप उस पर उचित होगा, बराबर हर एक पे कार्रवाई होगी, चाहे बिट्टू बजरंगी हो या कोई भी हो, जी, वो तो कार्रवाई होगी। अब जैसा मणिपुर की बात की है, मणिपुर में 3 वक्त प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं, बयान ही नहीं आया, बता रहे। तो पार्लियामेंट शुरू होने से पहले भी आया, पार्लियामेंट में भी आया, और फिर लाल किले से बहुत तफसीली बयान मणिपुर शांति का। का एक भरोसा उन्होंने दिलाया था। देखिए आप, बिल्कुल से, जी। ये 2 साल फसादात ऐसे दंगे हैं, किस चीज पे एक्शन कोई लेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो कराती नहीं है। जहां भी जो होता है कानून के हिसाब से, इंसाफ के हिसाब से बराबर काम हो रहा है, होगा, चीफ मिनिस्टर बराबर होगा CPM कार्रवाई। के है क्या? अरशद साहब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए मजबूरी वाला नहीं बल्कि मजबूती वाला चीफ गठबंधन है। मिनिस्टर अरशद साहब, अगला सवाल मेरा सुन लीजिए आप। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए मजबूरी वाला नहीं मजबूती वाला गठबंधन है, और जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूरी वाला है। ये किस बात की मजबूरी की तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर? मोदी जी देखिए, सवाल करे तो क्या के सवाल करते पार्लियामेंट के 1 घंटा मजाक में उड़ा दिए मोदी जी। ये हिंदुस्तान को, ये मुल्क को जो है क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मोदी जी? 1-1 घंटा, 1.5 घंटा पार्लियामेंट के अंदर मजाक कर रहे हैं आप। आपकी कौन सी बात सच है? आपके कितने बात झूठ साबित हो गए? अरे भाई, मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं आप, क्या हक है आपको बोलने का? सबसे ज्यादा जान देने वाला मुसलमान है इस मुल्क के वास्ते। लेकिन आज सवाल तेरा अभी बोल जिंदा है रहा- मेरा। जी, सवाल मेरा अभी जिंदा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए जो है वो मजबूरी वाला कैसे नहीं बात मजबूती करते वाला हैं? अलायंस जवाब में है, शायद और आपको- इंडिया मजबूरी का अलायंस है। मजबूरी आपको किस बात समझ में की, नहीं किस आया तरफ मेरा वो इशारा जवाब। कर रहे थे? भरोसा कैसे करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की बात पे? हाँ, सवाल का सवाल नहीं करते हो, जवाब नहीं देते ना, क्या कार्रवाई करे? मेरा सवाल है, मोदी जी गए क्यों नहीं वहां पे मणिपुर को? क्या उनका ख्याल नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है मणिपुर वाले? 15 अगस्त स्वतंत्रता के दिवस के बेटियों अवसर को पर नंगा लाल किले से करके उन्होंने लेके बयान दिया गया। कि मैं शांति का भरोसा दिलाता हूं, जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। दे तो दिया जवाब। ऐसा कैसा? आप गए क्यों नहीं? आप विदेशी दौरा करते हैं, आप
वो पीएमओ तय करेगा ना साहब कि प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे, आपके और हमारे कहने से तय नहीं हो जाएगा ना। सूट पहनते हैं आप जी। आप कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपको मणिपुर जाओ आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जो 3 आरोप विपक्ष पर लगाए थे, हम बात करेंगे अब उनके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा परिवारवाद, विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम था परिवारवाद का, दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा भ्रष्टाचार यानी करप्शन का। इन तीनों मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और फिलहाल ये तीनों इल्जाम खुद भाजपा पर आयद होते हैं। परिवारवाद की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है जय शाह कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इल्जाम साफ तौर पर भाजपा को रिटर्न करते हुए कहते हैं कि फिर अजित पवार को आपने क्यों शपथ दिलवाई। बात करें तुष्टीकरण की तो नू हिंसा और मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में मारे गए वो 3 मुस्लिम जवान जो सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ गए, ये तीनों मुद्दे विपक्ष वापस रिटर्न भाजपा की झोली में डाल देता है। इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। परिवारवाद पर भी आप आजकल मार खा जा रहे हैं, तुष्टीकरण पर भी। परिवारवाद, जय शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कौन लोग हैं? ये भाजपा के वही हैं जो बड़े ओहदे पर हैं, उनके बाद इनके बच्चों को विरासत में जो मिला है। जी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में है नहीं जी, क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो, लेकिन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। देखिए, बीसीसीआई अलग चीज है जी, भाजपा अलग चीज है जी। तो बीसीसीआई को आप भाजपा से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय ज्योतिरादित्य जनता सिंधिया कौन है फिर ये बता दीजिए। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो तो पार्टी में ज्वाइन किए, करने के बाद उनके पिता कौन थे? देखिए, माधवराव सिंधिया उनके पिता थे। तो देखिए, ये ने उनके डेथ के बाद ये आए हैं, तो इनके पास वो शक्ति है और पब्लिक का मैंडेट है उनके पास, उसी बिना पे तो ये पॉलिटिकल फील्ड में आए हैं। भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता उन सबके बच्चे सेटल है भाजपा में ही, किसी बड़े ओहदे पर सेटल है या देश के किसी बड़े इदारे में उनके पास कोई बड़ा पद है। तो परिवारवाद से आप यहाँ नहीं बच पा रहे हैं। तो सुनिए, परिवारवाद खतई नहीं है जी। अब परिवारवाद की अगर आप बात करेंगे तो इक्का दुक्का ये नहीं, ऐसा नहीं है कि फैमिली ट्री चलते हुए नहीं आ रही हमारी। ये नेहरू खानदान, गांधी खानदान वो तो नहीं चल रहा है हमारे पास। अगर ये अमित शाह के बेटे जय शाह है तो बीसीसीआई में है, और माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, तो कोई वो हमारा एक परिवार से नहीं आ रहा है, ये मुख्तलिफ परिवार है। मोदी का परिवार अलग हो गया, करप्शन पे आ जाते हैं, भ्रष्टाचार पे आ जाते हैं। अजित पवार जब शपथ लेते हैं उससे 3 दिन पहले कहते हैं 70 करोड़ बड़ा घोटाला, लेकिन 3 दिन बाद अजित पवार शपथ ले लेते हैं। वही अजित पवार जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर कहते हैं एनसीपी में तो बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने बड़े घोटाले किए, शपथ ले लेते हैं। लग गया भ्रष्टाचार का दाग आपके ऊपर भी। सीएजी की रिपोर्ट अभी 3 दिन पहले ही आई है, बड़ा घोटाला हुआ आयुष्मान भारत योजना। ये सब भाजपा पर इल्जाम रिटर्न लौट जा रहे हैं, तो मुद्दे फेल हो रहे हैं ना आपके। सवाल यही है। देखिए, अब घोटाले की जब बात है, सीएसी की रिपोर्ट है और जांच होना चाहिए। बिल्कुल, जांच होगी तो पता चलेगा, क्योंकि घोटालों की कह रहा है ना कि हो गया घोटाला। देखिए, घोटालों की तो सरकार है नहीं है, घोटालों की जो सरकार थी वो तो है नहीं। अब अजित पवार पे वापस आ जाता हूं फिर मैं। हाँ, अजित पवार पे भी वापस जांच के दायरे में रखते, लेकिन अजित पवार पर तो जांच चल रही है, शपथ ले ली उन्होंने, अभी जांच चल रही है जी। साबित नहीं हुआ है ना, जुर्म साबित होता है तो बराबर उन पे भी कार्रवाई होगी। तुष्टीकरण, ये 3 बड़ी बातें कल प्रधानमंत्री ने कही थी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। यानी हम जो है वो सब मजहबों को साथ लेकर चलने वाले लोग। बिल्कुल। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस, वो 3 जवान जो इस बात पर मारे गए कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना होगा, वरना आप इस देश में नहीं रह सकते, आपको गोली मार दी जाएगी। कोई देश चढ़ गया ना सब। देखिए, सुनिए, कोई मोदी या योगी तो उनको ये नहीं बताए कि भाई आप ऐसा करो हमारे नाम से। तो ये तो देखो, पब्लिक की एक सोच है, पब्लिक का जहन है, जो गलत सोच और गलत जहन है, तो उसका इल्ज़ाम अगर मोदी या योगी पे लगाना तो ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे लगाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की अपनी सोच है, तो जो भी सोच से वो करा है उसके खिलाफ बराबर कार्रवाई होना चाहिए, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त समझो कानूनी कार्रवाई होते हैं, सजा होना चाहिए। बिल्कुल सही। बेबाक मुंसिफ में इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश चंदा साहब, भारत राष्ट्र समिति से आप प्रवक्ता हैं और अपने बयान के लिए बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। मुकेश चंदा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस प्रोग्राम बेबाक मुंसिफ में। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बड़ा बयान केसीआर जी के समर्थन में दे दिया कि आप यानी केसीआर देश के प्रधानमंत्री बनने के काबिल दावेदार हैं और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाले। अब तक इंडिया और एनडीए की बात चल रही थी, लेकिन ये थर्ड फ्रंट को जो पुख्ता एक वजन दे दिया असदुद्दीन ओवैसी ने और केसीआर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक काबिल दावेदार बना दिया, इस पर आपकी क्या राय और क्या टिप्पणी? देखिए, केसीआर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जी जिन्होंने
खुद से जिद्दोजहद करके एक अलग रियासत को जो है ख्वाब देखा और उस रियासत को हासिल किया। न सिर्फ वो रियासत हासिल किया बल्कि आवाम ने उस रियासत की बागदौड़ उनके हाथ में दी और उन्होंने उसको सुनहरी रियासत में तब्दील कर दिया। हर तरफ हिंदुस्तान में नंबर 1 अगर कोई रियासत है जो तरक्की के मामले में हो, जीडीपी के मामले में हो, अक़लियतों की बहबूद के मामले में हो, एससी के बहबूद के मामले में हो, तमाम मामलात में तेलंगाना रियासत नंबर 1 जा रही है। ये तमाम रियासतों को एक रास्ता दिखा रहे हैं केसीआर साहब कि तेलंगाना मॉडल पर चलकर मुल्क को तमाम आलम के नक्शे में एक नुमाया हैसियत दिलाई जा सकती है। अक़वाम आलम की नुमाइंदगी अगर हिंदुस्तान को करना है तो केसीआर जैसे लीडर की ज़रूरत है, ये बात तय है। अच्छा, इंडिया में 38 है, एनडीए में 38 है और इंडिया में 26 है, आपके साथ कितना है? हमारे साथ किसान हैं, हमारे साथ गरीब आवाम हैं, हमारे साथ वो मजलूम हैं जिन्हें 75 साल से जो है रोंदा गया, हमारे साथ वो एक ख्वाब है जिसको जिस तरीके से आप देखेंगे कि आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके साथ कितने हैं, आपका कौन साथ देंगे, आप कैसे तेलंगाना हासिल करेंगे, ऐसे बातें जब करते थे। आज ये कह रहे हैं कि आप कैसे जो है पूरे हिंदुस्तान की बागदौड़ अपने हाथ में लेंगे। लेकिन उस वक्त भी जिद्दोजहद कर कर यकीन महकुम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, इस तरीक़े का केसीआर साहब का जो है अज़्म मुसम्मम रहा और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और आखिरी में तेलंगाना हासिल किया। उसी तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एक बार जान की बाजी लगाएंगे और मुल्क को तरक्की के सिमत गामजन करेंगे। एक वक्त था जब आप एनडीए में हुआ करते थे, लेकिन एनडीए भी आपने छोड़ दिया और अब आप इंडिया में भी शामिल नहीं हुए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित आप भी माने जाते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि टीआरएस पार्टी कभी एनडीए में नहीं रही, लेकिन आपने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और समर्थन एनडीए का हिस्सा कभी, टीआरएस पार्टी एनडीए का कभी हिस्सा नहीं रही। कुछ मुद्दों पर बाहर से सपोर्ट किया गया है, जैसे कि कुछ 1-2 बिल्स है जिस पर केसीआर साहब ने सपोर्ट किया, वो मुद्दे की बुनियाद पे किया, मगर एनडीए का हिस्सा न पहले न बाद में कभी भी नहीं रही। हाँ, यूपीए का हिस्सा टीआरएस ज़रूर रही है और यूपीए का हिस्सा रहकर अब जब यूपीए से भी हमको धोखा दिया गया, हमारा तेलंगाना हमको नहीं दिया गया, तो मिनिस्ट्री से शिपिंग मिनिस्ट्री से वज़ीर मरकज़ी शिपिंग से केसीआर साहब ने रिज़ाइन कर 2006 में तेलंगाना की जिद्दोजहद को एक नई सिमत गामजन की थी और उसके बाद उनकी जिद्दोजहद में हमने तेलंगाना हासिल किया। अच्छा, एमआईएम आपकी सहयोगी पार्टी है। बिहार से एमआईएम अध्यक्ष ये बयान दे देते हैं कि मायावती जी को हमें इंडिया अलायंस के वक्त हमसे बातचीत नहीं की गई, हमें बुलाया नहीं गया, हमें मतलब दरकिनार किया गया। यहाँ आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, एमआईएम हमारी सहयोगी पार्टी नहीं है। एमआईएम हमारे कुछ मुद्दों पर, हमारे जो तरक्याती काम है, हमारे जो उसूल है, उसको देखते हुए वो उसकी तायद करती है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमारा उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, ना हमारी वो कोई सहयोगी पार्टी है। हमारे काम को देखकर वो लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारे नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर? 2024 की बात कर लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे कि केसीआर साहब बता रहे हैं, हमारा मुद्दा है किसान। किसानों के साथ जिस तरीके से तमाम हुकूमतों ने एक दोगलापन किया, किसानों की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किए। आज देखिए जिस तरीके से केसीआर साहब ने बारहा बताया कि हमारे शहर में गली कूचों में, कस्बे में मैकडॉनल्ड्स नज़र आता है और दूसरे कई एक जो है विदेशी कंपनियां नज़र आती हैं, जबकि हमारी सेहतबख्श ग़िज़ा जो हमारे किसान हमारी ज़मीन से उगाते हैं उसको कोई कारपोरेट तरस पर तरक्की देने की कोशिश नहीं की गई, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे देश को उस सिमत में आगे बढ़ाकर उसकी एक नई तरक्की देने की कोई कोशिश नहीं की गई। सिर्फ घूस खाना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करना और सब लफड़ेबाजी करते रहना, यही दोनों पार्टियों का काम रहा है। अच्छा, अरशद साहब की तरफ एक बार वापस हम रुजू करेंगे। एनडीए के पास चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करेंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी को देखता हूं। भाई वीरेंद्र आरजेडी से कह देते हैं कि मैं अगला पीएम बिहार से देखता हूं। कांग्रेस वालों से पूछ लो तो राहुल गांधी उनके दावेदार हैं, लेकिन अभी तक चेहरे पर मुहर नहीं लगी है, नाम फाइनल नहीं हुआ है। किसे देख रही है इंडिया अलायंस एज ए प्रधानमंत्री इस देश का? देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी अपना जो है ना, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम जी, CWC होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, अंदर बैठने के बाद जो है ना एक सिस्टम के तहत जो है ना अपना नाम वगैरह डिक्लेयर करते हैं। मैं बीच में आपका सवाल ये इसका जवाब देते हुए एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट, रियासत तेलंगाना डिलीवर करने वाली पार्टी कौन सी है, देने वाली पार्टी कौन सी है?
और क्या शर्तों पे रियासत तेलंगाना दिया गया। केसीआर साहब क्या नहीं बोले कि मैं अपनी टीआरएस पार्टी को लेके कांग्रेस में जम करता हूं, बोल के मर्ज करता हूं, बोल के करता हूं बोलने के बाद क्यों नहीं करे? इसको क्या बोला जाता? क्या ये धोखा नहीं है? ये नहीं है? और आप जो है ना, देखिए आप किसान के लोन माफ करता हूं बोलते, आज तक आप कितने वादे करे और कौन से वादे पे खरा ठहरे आप जो है ना, तकरीबन 10-10 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले जो वादे करे, आप कौन से वादे पे सही ठहरे आप? कौन से वादे पे खरा ठहरे आप? दूसरी बात, अब मोदी जी जो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो है ना, कभी बिहार की तरफ बता रहे, यूपी की तरफ बता रहे, इनके कुछ कायदीन के नाम लेके। भाई देखो, आप पहले हम आपसे सवाल करते हैं, अगर आप नहीं है तो कोई नहीं है क्या बीजेपी में? थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में ट्रेन का जो हादसा हुआ, वहां पे मोदी योगी ने तो हम मारेंगे करके मारा। ये मोदी योगी बोले क्या बोले, तो आप स्टेज पे डर के जहरीली बयान दिए तो क्या उसका असर नहीं होता? क्या आपका एजेंडा वो नहीं है? क्या आपका कॉन्सेप्ट वो नहीं है? जी, आज भी आवाम क्या भूलिए, आप हमारे गोधरा कांड को भूलिए, वहां जी से मुद्दे आज पे तक रहते हैं। कितने चेहरा कांड नहीं होते आ रहे हैं? बताएंगे लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। इंडिया अलायंस यही चाहता है और आप भी कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं। हनीफ अली साहब, आपकी तरफ रुजू कर लेता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का कद, राहुल गांधी का कद और अब इंडिया अलायंस का कद भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि 26 दलों ने जिस तरीके से सहयोग किया, सब अपने अपने इलाकों में बहुत बड़ी और मजबूत पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक इलेक्शन आप हारे, हिमाचल चुनाव अब आप भी हारे, अब जो 5 बड़े राज्यों के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं मोदी लहर को फीका आका जा रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में आप 3-3 रोड शो कर लेते और बेंगलुरु में ही बीजेपी हार जाती। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर इस देश में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ी? देखिए आप, कर्नाटका में यानी कांग्रेस का और बीजेपी का यानी हमेशा मुकाबला रहा है जी, और हिमाचल में कभी भी सरकार आमतौर पर रिपीट नहीं हुई और बहुत नीचे ग्राफ जाता है जो भी पार्टी का जाता है। जेपी नड्डा वहीं से आते हैं, उन्होंने कहा था हम जीत रहे हैं इस बार। लेकिन वहाँ पर हम असेंबली सीट, अच्छे सीट जीते हैं, यानी नीचे गिराफ नहीं गया है, वहाँ पर अच्छे सीट जीते हैं। ये और बात है कि यानी हुकूमत नहीं बना पाए, क्योंकि हिमाचल में हमेशा होता आया है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, हमेशा होता है वहाँ पर। तो लेकिन सीटों का ग्राफ बहुत नीचे जाता था, लेकिन इस बार सीटों का ग्राफ नीचे नहीं गया है, बल्कि ऊपर तक गया है, करीब तक गया है। तो उसको अगर आप यानी मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी हार है। और रहा कर्नाटक में तो पूरी ताकत झोंक दी थी ना, खुद प्रधानमंत्री रण में आ चुके थे कि अब तो मैं खुद अपने फेस पे भी चुनाव लड़ लूंगा, नहीं जरूरत किसी बड़े कर्नाटक के युग नहीं, लीडर ऐसा नहीं है। मैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ूंगा, कभी प्रधानमंत्री ये सोचे भी नहीं और वैसी सोच है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक मिला जुला समझो एक प्रोग्राम तैयार होता है, एक साझा प्रोग्राम तैयार होता है, उसी हिसाब से काम होता है। कर्नाटक के किस बड़े बीजेपी लीडर को प्रधानमंत्री के साथ चुनाव प्रचार में देखा गया? ऐसा हुआ ही नहीं था। नहीं, देखिए आप, प्रधानमंत्री जब भी जा रहे थे अकेले जा रहे थे। नहीं सुनिए, आप कभी भी ऐसा नहीं होता है, कहीं भी देख लीजिए आप कि हर यानी जो भी लीडर जाता है, चाहे प्रधानमंत्री जाओ या गृह मंत्री जाओ, जो भी जाता है वो अपने तौर पे जाता है, क्योंकि हर एक को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में और हर एक को अपने अपने जो क्षेत्र होता है वहाँ जुड़े रहना होता है। अगर उनको डिस्टर्ब किया जाता है तो वहाँ पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए किसी को साथ रखने की कोई जरूरत, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बड़े राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, क्या इस पर आपका नजरिया? हम जीतेंगे। किन किन राज्यों में जीतेंगे आप? हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, तमाम राज्यों में हम जीतेंगे, तेलंगाना भी जीतेंगे। तेलंगाना भी आपने दावा कर दिया? 5 राज्य आपके? बिल्कुल 5 राज्य हमारे आपके। मुकेश चंदा साहब आपकी तरफ रुजू कर लेते, उन्होंने दावा कर दिया 5 राज्य इनके, लोकसभा चुनाव से पहले ही ये अपना झंडा गाड़ देंगे बीजेपी। देखिए, 5 राज्यों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, इतना ज़रूर मालूम है कि 2024 के जो इलेक्शन हैं उससे पहले ये साबित कर देगी आवाम सारे हिंदुस्तान की 5 रियासतों की कि बीजेपी अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। अब फ़िरका परस्ती की सियासत हमारे मुल्क में चलने वाली नहीं है। लोग बदजन हो चुके हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मुद्दे अब बाहर निकलने वाले हैं।
टमाटर का मसला अब सर चढ़कर बोलेगा। एक वक्त हुआ करता था जब प्याज हुकूमतें गिराया करती थी, अब टमाटर जो है बीजेपी के गाल टमाटर जैसे लाल कर देगी और उन्हें बताएगी इलेक्शन में कि क्या होने वाला है। जी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद जरूर बढ़ा है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी की लहर अभी भी बाकी है? इन दोनों पर आपकी क्या टिप्पणी, बीआरएस की क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की लहर कभी रही नहीं है। एक हवा खड़ा किया गया, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें और आवाम का इस्तेसाल करके, आवाम के जहनों को मुंतशिर करके, आवाम को वरगला के उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। इनकी ये मसनवी लहर थी जो कि अब उसका गुब्बारा फूट रहा है। अब रहा सवाल राहुल गांधी का। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना ये मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे से कोई सियासत की नहीं है, कोई गरीबों के लिए। अगर वो तेलंगाना आते हैं धरनी पोर्टल बोल के जाते हैं, आप कह रहे हैं सियासत नहीं की, इस पर मैं पलटवार दे रहा हूं कि वो धरनी पोर्टल की बात जरूर करते हैं जब भी तेलंगाना आते हैं। धरनी पोर्टल से शायद उनकी कुछ जायदादें चली गई होंगी, उसके लिए वो इस तरीके की जो है धरनी पोर्टल पे काम कर रहे होंगे। बल्कि धरनी पोर्टल की वजह से जो नज़ात थे अराजी के, उसको पूरा मसला हल हो रहा है। उनको उसी के धरनी पोर्टल, उनको हमने एक वीडियो देखा था कि राहुल गांधी जब तेलंगाना आए थे तो वो अपने साथ के लीडरों से पूछ रहे थे कि अब बताइए आज हमें क्या तकरीर करना है, क्या बोलना है। तो वो नीचे बैठे से लोग उनको जो बोल दिए वही वो तकरीर कर दिए। आप भी चलाते हैं तकरीर करने से देखते हैं। व्हाट्सएप। जी, अरशद साहब, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक हिमाचल तो जीत गया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 5 बड़े राज्य, क्या नजरिया, क्या सोचे आपकी इस पर? अरे साहब, फार्म हाउस के बाहर कहाँ निकलते केसीआर साहब? जी नहीं, आरोप नहीं लेते हैं फिलहाल, प्रोग्राम क्लोजिंग का भी वक्त हो गया है। 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की केसीआर की कोई तुलना नहीं है। रहा सवाल धरनी पोर्टल का, धरनी पोर्टल के अंदर पहली बात केसीआर फैमिली का ना 10,000 करोड़ कहां से आए? 1 लाख एकड़ जो है ना, इनको कौन बोला? इनको आवाम की जमीन जो है ना निकाल के उसको बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। केसीआर और राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। केसीआर ने अपने बलबूते पर आगे बढ़कर जिद्दोजहद कर कर तेलंगाना रियासत हासिल की और उसको तरक्की के सिमत गामजन किया, जबकि राहुल गांधी दादा दादी और अपनी वालिद वालदा का नाम लेकर कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अब तक तो अंजाम नहीं दिया जिसको देखकर मुल्क का कोई बाशिंदा फख्र कर सके। तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम आज केसीआर पर फख्र करते हैं और महाराष्ट्र से लोग आकर एक नई नवेली पार्टी बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं लोग और जो है कर्नाटक से आ रहे हैं लोग, एक खुद की पार्टी बनाकर खुद आगे बढ़े हैं। केसीआर के पास बाप दादा की कोई पार्टी नहीं है, उन्होंने अपने बलबूते पर आवाम को साथ लेकर काम किया। तेलंगाना में अरशद साहब इल्जाम आप बाद में लगा लीजिए। ये 10,000 करोड़ के मुद्दे आप जनता के बीच इनको जरूर लेकर जाइए। 5 राज्यों पर अरशद साहब सुन लीजिए, 5 राज्यों पर क्या नजरिया आपका? बीआरएस पर जो इल्जाम है वो आप जनता के बीच जरूर लेकर जाइए, चुनाव लड़िए, लेकिन ये जो 5 राज्य लोकसभा चुनाव से पहले, क्या नजरिया आपका? ये सवाल में इससे कांग्रेस से कर रहे हैं आप सवाल? जी, आपसे कर रहा हूं अरशद साहब। 5 राज्यों में हनीफ अली साहब ने कह दिया बीजेपी जीत रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर आज आवाम बोल रही है वहां का डेवलपमेंट मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ झूठा नहीं, गुजरात के ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश के अंदर हम जीते, कमलनाथ जी के जो है ना क़यादत में हम जीते। तेलंगाना में क्या कीजिएगा? तेलंगाना खड़े हैं यहाँ पर, आपकी अंतर करे भी नहीं सूरज पारी कांग्रेस के अंदर। क्या हुआ सबको मालूम है जी। राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट का काम कैसा चल रहा है ये सब देख रहे हैं। अब रहा सवाल तेलंगाना। देखिए, जो पार्टी झूठ की बुनियाद पे है उसको आवाम कहां से भरोसा करती? एक बार भरोसा कर ली, लेकिन बार बार नहीं भरोसा करती। तेलंगाना की आवाम आज सब समझ चुकी है। 2 बार से आ रहे हैं, तीसरी बार भी आएंगे। समझ चुकी है फार्म हाउस पे कौन से ब्रांड आ जा रहे हैं आवाम को मालूम हो गया। फार्म हाउस से जो डायलॉग डिलीवरी आ रहे हैं आवाम को मालूम हो गया। झूठ नहीं चलने वाला है तेलंगाना के अंदर। रूरल में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी होना बोल के आवाम हर जगह पे जो है ना, वोट फॉर नोट का झूठ जो है वो आवाम के सामने आ चुका है। आपने गलत आदमी के हाथ में अपनी क़यादत दी है, वो चलने वाला नहीं है झूठ। सही बोल रहे हैं आप। इलेक्शन मोमेंट पे टीआरएस का डिक्लेरेशन क्यों आ रहा?
इससे पहले क्यों नहीं आया? अर्शद साहब, जरूर आपको हम और आज आगे भी तक किसी कोई प्रोग्राम वादा में पूरा जोड़ेंगे और नहीं आपके करे। सवाल हम अब जरूर इलेक्शन- रखेंगे। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता कि इस प्रोग्राम को हम लंबा करें। बेबाक मुंसिफ की आज की इस चर्चा में अरशद साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि फार्म हाउस का मुद्दा उठाएंगे। जिस तरह से कर्नाटक में पेसीएम के पोस्टर चिपकाए थे, तेलंगाना में भी फार्म हाउस के पोस्टर चिपकाएंगे। हनीफ अली साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि 2024 में मोदी आएंगे और 5 राज्यों में भी भाजपा अपना परचम लहराएगी। और मुकेश चंदा साहब ने बीआरएस को लेकर के तेलंगाना में तो अपनी गारंटी दे दी है कि यहां पर तो हमारा ही झंडा रहेगा और हम ही लोग यहां पर रहने वाले हैं। तीसरी बार यहां पर सरकार रिपीट करेंगे। बेबाक मुंसिफ में आप तीनों गेस्ट का, तीनों मेहमानों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुंसिफ टीवी पर इसी तरह की अपडेट और इसी तरह के गर्मी से बने रहने वाले मुद्दे मैं लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। देखते रहिए बेबाक मुंसिफ। नमस्कार।